इसी तरह एफआईआर को डील करता है सेक्शन 154। एफआईआर का मकसद होता है कानून को हरकत में लाना, और ये एफआईआर ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। जो शख्स ये मालूमात रखता हो वो ऑफिसर इंचार्ज के पास जाएगा, तो ऑफिसर इंचार्ज वहाँ पे उसे लिखने के बाद फिर इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाएगा, उसके साइन करवा लेगा, और उसके पास जो प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर होगा उसके अंदर उसे दर्ज कर लेगा। फिर इसके ऊपर जो इंक्वायरी होती है ये मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर होती है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये इसको एफआईआर केसेस के अंदर, यानी एफआईआर केसेस वो वाले केसेस होते हैं जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी काबिल दस्तंदाजी पुलिस यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर अदालत इनको इन्वेस्टिगेट करने का हक रखती होती है। और इसी तरह जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिनके ऊपर पुलिस को डायरेक्ट इख्तियार नहीं होता, उसमें रिपोर्ट दर्ज की जाती है। फिर उसके ऊपर मजिस्ट्रेट जब हुक्म देता है तो फिर उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एफआईआर के जो कंटेंट्स है उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका सीरियल नंबर होता है, प्रोसिक्यूशन का नाम लिखा होता है, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर होता है, बंदे ने कंप्लेंट की होती है उसका नाम और पता होता है, और थाने से कितने फासले पे हुआ है ये लिखा होता है, और सिग्नेचर होते हैं जो शख्स कंप्लेंट करता है और उसके साइन होते हैं, और जो एफआईआर दर्ज कर रहा होता है वो भी अपने साइन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल बिफोर अरेस्ट। वो कौन से मुकदमात होते हैं जिसमें अरेस्ट हुए बगैर बेल हो जाती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टैट्यूटरी कंसेशन है कि ह्यूमिलेशन के पुलिस के ह्यूमिलेशन रवैये से जो है वो शहरियों को महफूज रखा जाए। सेक्शन इसको डील करते हैं 497 और सेक्शन 498, 497 498 CRPC। इसका मकसद होता है प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड ऑनर ऑफ द रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, उसको महफूज रखना पुलिस के हाथों से। और इसमें कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं, एक तो ये कि अप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट अरेस्ट के ख़तरा हो, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। दूसरा ये है कि वो शख्स अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, और ये जो पिटीशन होगी ये हाई कोर्ट में होगी, ये मजिस्ट्रेट के पास नहीं होगी। एक किन किन अफराद की ले ली जाती है, फ़ीमेल हो, ओल्ड मैन हो, या ऐसा शख्स हो जो बीमार हो, या इनसफिशेंट उसके पास या उस मामले में इनसफिशेंट एविडेंस हो, या बच्चा हो, या फर्दर इंक्वायरी का मामला हो, तो ऐसे मामलात में बेल ले ली जाती है, बेल बिफोर अरेस्ट। ऐसे शख्स की बेल नहीं ली जाती जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, या ऐसा शख्स जिसका ये हो कि इसको अगर हमने छोड़ा तो ये भाग जाएगा, एब्सकॉन्डेंस कर लेगा, या ऐसा शख्स जो अगर इसको छोड़ा तो ये प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करेगा, उसे ख़राब करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ कंपेल ऑफ अपीयरेंस, कि अदालत किस किस तरीके से मुलजिम को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है कि वो आए और अपना मैटर आके क्लियर करे। सेक्शन 68 से लेकर 89 तक CRPC में यही दिया हुआ है इसका तरीक़ेकार। 68 से लेकर 89 तक ये आपने एज इट इज़ इसको छाप देना है। पहले समन है, फिर वारंट है, फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग है, फिर उसके बाद उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। समन का मतलब होता है रिटन फॉर्म में होता है, डुप्लीकेट शक्ल में होता है, यानी दो परत होते हैं, एक उसी बंदे के पास रह जाता है, एक के ऊपर वो साइन करके वापस कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर होता है, वो कोई कोर्ट का मुलाजिम होता है, या कंप्लेनेंट भी जा सकता है उसके पास जो साइन करवा के ले आए कि आपके नॉलेज में दे रहे हैं, इसके ऊपर उसके ऊपर लिखा होता है आपको किस ऑफेंस में बुलाया जा रहा है। अच्छा, फिर अगर वो इस तरीके से नहीं आता तो फिर पोस्टल एड्रेस के ज़रिए, फिर उसके बाद अगर फिर भी नहीं आता तो फिर उसके घर के बाहर चस्पानगी के ज़रिए, फिर भी नहीं आता तो फिर वारंट इशू कर दिए जाते हैं। वारंट भी रिटन फॉर्म में होते हैं, उसके ऊपर वजह तहरीर होती है, क्यों बुलाया जा रहा है, क्या है, वो सारा कुछ अदालत की स्टैंप और जो शख्स लेके जा रहा होता है उसका नाम, अदालत का नाम, सब कुछ लिखा होता है, और कब पेश होना है वो लिखा होता है। अगर अदालत उसके ऊपर लिख देती है कि अगर ये शख्स मिल जाए और सिक्योरिटी फराम कर दे तो फिर उसको गिरफ़्तार नहीं करना, वरना उसे गिरफ़्तार करके ले आए तो फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है, पुलिस ऑफिसर के अलावा भी अदालत जिसको इसके लिए तैनात करे वो शख्स भी हो सकता है। उसके बाद प्रोक्लेमेशन होती है, मनादी होती है। ऐसे शख्स प्रोक्लेमेशन में जो एक बनता है उस पर पब्लिकेशन, उसके ऊपर एड्रेस, ऑफेंस का नाम,
जिस जगह उसने पेश होना है वो जगह, और कम से कम 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर आके अपने आप को क्लियर करें। नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन और रिमिशन ऑफ सेंटेंस। सज़ा याबी, सज़ा हो गई तो फिर उसके बाद क्या माफ़ी मुमकिन है? हाँ जी, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन मुमकिन है सेक्शन 401, 402 और 402A के तहत। 401, 402, 402A, 402B के तहत CRPC, ये आपने यहाँ पर लिखना है। 401, 402 के तहत ये इख्तियार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि वो किसी सज़ा को सस्पेंड भी कर सकती है, रिमिट यानी उसमें कमी भी कर सकती है, सस्पेंड यानी मुअत्तल कर सकती है कुछ टाइम के लिए, या कम्यूट उसमें तखफीफ कर सकती है, कमी कर सकती है। वो कौन कौन सी सज़ाएँ होती हैं जिसमें कमी की जा सकती है? वो डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उनके किसी टाइम को कम कर दिया जाता है, या डेथ को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में चेंज कर दिया जाता है, या कोई भी सूरत बनाई जा सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो 401 और 402 का इख्तियार है उसे 402A के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के हवाले से कि इनकी डेफिनेशन लिखें। डेफिनेशन आपको सारी मिल जाएंगी CRPC के सेक्शन 4 में, उसके डिफरेंट सब सेक्शंस के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस मौजूद हैं। इंक्वायरी होती है जो कि मजिस्ट्रेट के ज़रिए होती है इस चीज़ को मालूम करने के लिए, टू असरटेन द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स, जो उसके सामने हक़ाइक़ लाए गए होते हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं है, इस चीज़ को मुय्यर करने के लिए इंक्वायरी का तरीका इख्तियार किया जाता है। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है या किसी के ज़रिए करवा भी सकता है। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये उस शख्स के ज़रिए करवाया जाता है जो अथोराइज बाय मजिस्ट्रेट होता है। सेक्शन 41I CRPC में इसकी तारीफ दी हुई है इन्वेस्टिगेशन की। इसी तरह फिर ट्रायल है। ट्रायल की डेफिनेशन CRPC में कहीं नहीं है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। मेरे पास पेज नंबर 117 है बुक पे, वहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ट्रायल मीन्स अ प्रोसीडिंग विच स्टार्ट्स व्हेन द केस इज़ कॉल्ड फॉर द मजिस्ट्रेट और जज ऑन द बेंच। जब बेंच पे केस बुलाया जाता है, अदालत में शुरू किया जाता है। द एक्यूज इज़ द डॉक एंड इन द डॉक एंड द रिप्रेजेंटेटिव फॉर बोथ द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस आर इन द कोर्ट। दोनों साइडों के वकील या पार्टीज़ दोनों वो भी आ जाती हैं फॉर हियरिंग द केस एंड दिस एंड्स एट ईदर इक्विटल और कन्विक्शन। फिर ये बार बार पेश होते रहते हैं। इख्तिताम यहाँ होता है कि या तो सज़ा हो जाती है या फिर बरी कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के हवाले से कि मुल्ज़िम को पता हो, ये उसका पहला हक है कि मुझे किस इल्ज़ाम के अंदर मुझे लाया गया है और मुझ पे चार्ज क्या है, किस मद में मुझे यहाँ पे लाया गया है। सेक्शन 221, 222, 223, 227, 28, 29, 30, 237 और 238 CRPC में। ये सारे सेक्शंस आप गौर से एक दफ़ा देख लीजिएगा कंटेंट लिस्ट में जाके। सेक्शन 221, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 237, 238। चार्ज का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया जाए, इल्ज़ाम लगाया जाए जो कि ऑफेंस के नेम के साथ हो कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, साथ ऑफेंस की डेफिनेशन भी हो। सेक्शन ऑफ लॉ, जिस तरह 379 के भाई चोरी किया तो 379 लगा हुआ होगा। इसी तरह ये लिखा हुआ हो चार्ज, और अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो भी उसमें दर्ज कर देनी चाहिए। चार्ज के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं टाइम ऑफ ऑफेंस, प्लेस ऑफ ऑफेंस, पर्सन अगेंस्ट जिसके खिलाफ इसने ऑफेंस किया है, थिंग अगेंस्ट या जिस शय के खिलाफ इसने ऑफेंस किया है वो भी उसमें दिए होते हैं। या और इसके अलावा मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, इसने किस मैनर के साथ ऑफेंस किया है वो भी उसमें दर्ज होते हैं। ऑफेंस का जो चार्ज शीट है वो तब्दील भी हो सकता है, लेकिन ये कब हो सकता है? सेक्शन 227 में दिया हुआ है सज़ा होने से पहले पहले आल्ट्रेशन हो सकती है, इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है। किस तरह की चीज़ों को तब्दील किया जाता है? जिसके अंदर तासुब पाया जाता हो, यानी हक़ाइक़ पर मबनी ना हो बल्कि तासुब पर मबनी हो, ऐसी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है।